हेलो टॉपर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र। फर्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकंड पॉइंट हमारा होने वाला है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र किस तरीके से बनता है और इसको बनाने का पर्पस क्या है। इससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स और इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट होगा हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं का संघटन सिद्धांत। आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर अप कर रहे होंगे, तो लास्ट तक बने रहना है। हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपरविल की एक और लेटेस्ट। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र है वो होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो आरेनियस है, आरेनियस ने अपना समीकरण दिया था, आरेनियस ने अपनी थ्योरी दी थी। उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि यदि हम क्या करें, टेम्परेचर T+10 डिग्री कर दें, यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस को 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जिस रिएक्शन हो रही थी, जो उसका वेग स्थिरांक है बच्चा वो ही 2 गुना हो रहा था। वेग स्थिरांक कितना हो रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था। ये था आपका आर्हेनियस के समीकरण और उसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में लिंक दे रखा होगा, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके उसे चेकआउट कर लेना। अब देखो, इसने तो इसमें सिर्फ ये बताया था कि इस तरीके से होता है, लेकिन जो आपके मैक्सवेल थे और जो बोल्ट्जमैन थे उन्होंने क्या किया बच्चा, इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी थ्योरी दी, इससे रिलेटेड अपना वक्र दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, एक वक्र बताया। अभी हम देखेंगे वो वक्र किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से वो वक्र दिखता है। उन्होंने इस वक्र में ये डिस्कस किया है कि ये दुगना होता है, ये इसका प्रूफ इन्होंने इसमें दिया है। ठीक है, आई बात समझ में। आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, हमें इसकी ज़रूरत थी वो जो हमें रिएक्शन थी, बताया था कि यदि हम क्या करते हैं, 2 गुना इसे करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर क्या करना होगा बच्चे, 10 बढ़ाना होगा, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाना होगा। तो उसको इन्होंने इसमें साबित कर दिया था मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। मैक्सवेल, अब ये वक्र है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि बोल्ट्जमैन थे और जो मैक्सवेल थे ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी, सैद्धांतिकी का प्रयोग करके इन्होंने एक वक्र बनाया जो कि अणुओं की गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश के मध्य एक वक्र था। इनका जो वक्र है वो क्या है, फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे आ रही होगी आपके सामने थ्योरी। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने सैद्धांतिकी का प्रयोग करके एक वक्र बनाया जो कि उनकी गतिज ऊर्जा और उनके अणुओं के अंश के मध्य बनाया गया था। अणुओं के अंश के मध्य और उनकी गतिज ऊर्जा, यानी कि जो हमारे अणु है वो कितने वेग से लड़ रहे हैं या फिर उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, उसके बारे में उन्होंने ये जो हमारा क्या बनाया था, वक्र बनाया था। चलिए अब वक्र की तरफ बढ़ते हैं। आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र, इसको हम अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ये जो ग्राफ बनेगा, आपका जो वक्र बनेगा वो बनेगा अणुओं के अंश और उनकी गतिज ऊर्जा के आधार पर। किस किस पे बनेगा, अणुओं का अंश और उनकी गतिज ऊर्जा। क्या आपको गतिज ऊर्जा पता है क्या होती है? गतिज ऊर्जा आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। अब देखिए, ये तो खैर फिजिक्स का टॉपिक है, 9-10 का टॉपिक है, बेसिक है, इसको मैं टच नहीं करूँगी क्योंकि आप सबको आई होप पता ही होगा। अब फिर से देखिए कि यहाँ पे अणुओं का अंश है और इधर दी है हमने अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, यानी कि कितनी उसकी संभावना हो सकती है गतिज ऊर्जा की, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ली हैं। फर्स्ट, ये जो ग्राफ है आपका, जब बनाया जाता है T ताप पर बनाया जाता है ग्राफ, तो इस तरीके से होता है, जो कि आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है, और ये जो पॉइंट है आपका, ये जो डॉट दिख रही है, ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो है इसे बोलेंगे आप शीर्ष। क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, जो कि आपको क्या बता रहा होगा, वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को बता रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा संभावना है कि गतिज ऊर्जा इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे आपकी गतिज ऊर्जा होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ है। फिर देखिए, जब हम क्या कर देते हैं, ये तो
होता है, हमने जब ताप ले रखा है T ताप, कितना ले रखा है टेम्परेचर, T टेम्परेचर ले रखा है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसे टेम्परेचर को हमने जितना भी टेम्परेचर ले रखा था उसमें 10 डिग्री बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस सपोज कीजिए बढ़ा दिया, तो जो आपको ग्राफ देखने को मिलता है वो क्या होता है, थोड़ा सा दाहिनी ओर फिसल जाता है, थोड़ा सा दाहिनी ओर फिसल जाता है। दाहिनी ओर का मतलब है थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इतनी बात समझ आई। फिर से देखिए कि आपका जो ये शीर्ष है ये किस पॉइंट को बता रहा है, शीर्ष बता रहा है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, यानी कि जितनी गतिज ऊर्जा हो सकती है इस पॉइंट की। क्लियर हुई इतनी बात। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास एक बॉल है, जैसे कि आपके पास एक बॉल है, उसको आपने क्या किया, उछाला, उसे ऊंचा उछाला, ठीक है। बॉल आपने उछाली होगी, सभी ने बचपन में उछालते हैं सभी, ऐसे मान के चलिए मैंने एक मारकर उछाला है, आप ऐसे पूरी जान से बॉल को उछाले, ठीक है। एक पॉइंट वो होगा कि पहले वो क्या थी, बॉल क्या थी हमारी हाथ में है, तो वो क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जब उछाल दिया तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन जब आप क्या करें, आपसे थोड़ा सा एक्सपर्ट बच्चा लीजिए, थोड़ा सा एक्सपर्ट यानी कि मान के चलिए वो आपसे 10 साल बड़ा है, अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स वो आपसे क्या है, ओल्ड है, 10 ईयर्स आपसे वो थोड़ा सा बड़ा है, ओके। अब वो क्या करेगा, उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, उसे क्रिकेट खेलना भी पसंद है, ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये सारी की सारी सिचुएशन होने वाली हैं। तब जब वो बॉल उछालेगा तो थोड़ा सा तो टेक्निकल तरीके से उछालेगा ना बच्चा, थोड़ा सा तो वो ऊंची जाएगी। जब वो बॉल उसने उछाली तो वो और ऊंची गई, तो वही जो पॉइंट है वही क्या है, आपका अति संभाव्य है। वही पॉइंट उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, उसकी अति संभाव्य गतिज ऊर्जा होगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि मतलब संभावना है कि उससे ज़्यादा वो ऊंचा नहीं उछाल सकता, इससे ऊंचा वो नहीं उछाल सकता। उसी तरीके से T टेम्परेचर पे शीर्ष यहाँ हो सकता है और T+10 टेम्परेचर पे शीर्ष यहाँ हो सकता है। आई होप आप रिलेट कर पाए होगे। इतनी बात समझ आई। अब देखिए ये जो है हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला इसको समझने के लिए। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डाल दिया, फिर हमने यहाँ पे इस पॉइंट, ये तो नहीं है, ये वाला पॉइंट जो है ये T+10 टेम्परेचर के लिए है। यहाँ पे T+10 टेम्परेचर पे क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, यानी कि जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो पॉइंट है आपका ये वाला T+10 टेम्परेचर पे, ओके। ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, अब देखो इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो ये थोड़ा सा नीचे होके थोड़ा सा आगे गया है, यानी कि उसने थोड़ा सा टिल्ट होके बॉल को मारा है, आई होप आप समझ पा रहे हो। अब देखिए ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ पे हमने क्या लिए है, अंश लिया है, अणुओं का अंश, यानी कि अणु कितने हैं वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे है आपकी गतिज ऊर्जा, कौन सी, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। यहाँ पे मैं छोटा सा बना रही हूँ क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता था, इसलिए मैंने वो पहले ही बना के रख लिया है। यहाँ पे देखिए ये तो है T टेम्परेचर वाला, ब्लैक वाला ग्राफ T टेम्परेचर है, यहाँ पे ब्लू बनाया है मैंने उसे, ठीक है। यहाँ पे जो ये चीज़ दिखा रही है ये T टेम्परेचर पे अणुओं का अंश है जिनकी गतिज ऊर्जा क्या है, EA से अधिक है। EA क्या है, आपकी संकीर्ण ऊर्जा है। क्या है बच्चा, संकीर्ण ऊर्जा है। यदि आपको संकीर्ण ऊर्जा नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, और आई बटन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख लेना। मैंने संकीर्ण ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। संकीर्ण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो भी किसी रिएक्शन के अंदर अभिकारकों से मध्यवर्ती तक बनाने में मदद करती है, यानी कि अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वो होती है आपकी, क्या होती है वो, संकीर्ण ऊर्जा होती है। क्लियर हुई इतनी बात। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, गड़बड़ नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो संकीर्ण ऊर्जा ये हो गई, यानी कि संकीर्ण ऊर्जा से अधिक है यहाँ की गतिज ऊर्जा, किनकी, T+10 टेम्परेचर, सॉरी T टेम्परेचर वाले अणुओं की। इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया, T+10 टेम्परेचर कर दिया, T+10 टेम्परेचर कर दिया, तो जो अणुओं थे, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा हुई वो कितनी हो गई, ये रही। मतलब पहले तो इतनी थी, अब
बढ़ गई। T+10 टेम्परेचर पर या ताप पर अणुओं का अंश जिसकी गतिज ऊर्जा EA से अधिक है, यानी कि वो जो अणु थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। बट ऑब्वियस बात है उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या हुई है, थोड़ी बहुत वृद्धि हुई होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे जो अणु थे जिनकी ऊर्जा क्या थी, EA से अधिक थी, वो अणु अब बढ़ चुके हैं, यानी कि अणुओं का जो अंश है वो बढ़ गया है, अणुओं का अंश बढ़ चुका है। क्लियर हुई इतनी बात। ये चीज आपको अणुओं का अंश बता रही है, ये चीजें आपकी बढ़ चुकी हैं जब आपने T+10 टेम्परेचर किया। ये तो पहले इतना था, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान दीजिए, ये इतना था। अब इसे क्या कर दिया हमने, जब थोड़ा सा, अब आपको दिख रहा है ये ऊपर से निकल रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे जो ये चीजें हैं, ये देखिए, ये इतना है, ये लगभग इसका 2 गुना है। थोड़ा सा मैं बना नहीं पाई हूँ, लगभग इसका 2 गुना ही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि वक्र से स्पष्ट है कि अणुओं का अंश जिसकी गतिज ऊर्जा EA से अधिक है, T+10 ताप पर लगभग T ताप पर प्राप्त अणुओं के अंश की संख्या का लगभग 2 गुना मिलती है। क्या होता है, 2 गुना हमें मिलती है। आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया हो। विजुअलाइजेशन से, हर चीज़ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी थ्योरी भी आपको दिख रही होगी, पूरी की पूरी थ्योरी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हल्का सा एक बार और बता देती हूँ, कोई भी कंफ्यूजन रह गई होगी तो। यहाँ पे अणु का अंश लिया है, यहाँ पे ली है आपने अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। ये क्या पॉइंट है आपका, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को बता रहा है शीर्ष, यहाँ पे भी अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को बता रहा है। डिफरेंस कितना है, ये T ताप पर बता रहा है, ये T+10 ताप पर बता रहा है। यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाई, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो थी EA, यानी कि वे सारे अणुओं का अंश वो है यहाँ पे जिनकी गतिज ऊर्जा EA से अधिक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले, दुगना मिला। ये सिर्फ इतना नहीं है, ये पूरा देखोगे ना आप, इस लाइन को अगर हम मिटा दें तो क्या ये पूरा नहीं है इसके लिए, तो वही है बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये क्या है आपका 2 गुना देखने को मिलता है। उन अणुओं की संख्या कितनी देखने को मिली आपको, 2 गुनी, यानी कि इतनी देखने को मिलती है। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। अब हम देखने वाले हैं अणुओं का संघटन सिद्धांत। अणुओं का संघटन सिद्धांत, चलिए आगे बढ़ते हैं। से मतलब है किसी भी चीज की टक्कर। क्या है मतलब, टक्कर है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, यदि कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, यदि एक कोई भी रिएक्शन हो रही है तो अभिकारक क्या होंगे, उसमें उत्पाद में कन्वर्ट होंगे। अभिकारक उत्पाद में बदलना है, यदि अभिक्रियकों को उत्पाद में बदलना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, टक्कर आवश्यक है। क्या आवश्यक है, टक्कर आवश्यक है। यही क्या है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं का संघटन सिद्धांत है। देखिए, ये जो आपका संघटनवाद का जो सिद्धांत है, इसे किसने प्रतिपादित किया था, इसे मैक्स स्ट्राउस, विलियम लुइस ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया था कि जो हमारे अभिक्रियक हैं वो उत्पाद में यूं ही नहीं बदल जाते, उनके बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। उनके बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। इतनी बात समझ में आई। जो मैक्स और जो विलियम थे, इन दोनों ने ये सारी बातें बताई थी। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया, 2 बात पता चल चुकी हैं। उसका संघटनवाद का सिद्धांत क्या है, दूसरा इसे किसने बताया। तीसरा पॉइंट आता है कि इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रियकों को क्या माना गया, ठोस गोलों के रूप में माना गया। यानी कि क्या माना गया, ठोस गोलों के रूप में। वो क्या होते हैं, गोलों के रूप में उन्हें माना गया। इनकी गोले आपस में टकराएंगे, गोले आपस में टकराएंगे, उससे रिलेटेड बातें हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्होंने एक क्या दी, इक्वेशन दी। इसका जो प्रूफ है हमारी बुक में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो उन्होंने एक क्या दी, इक्वेशन दी। इक्वेशन क्या है, K = ZAB E - EA/RT। इससे पहले जो आर्यनियस ने इक्वेशन दी थी उसमें क्या था, ZAB की जगह पे क्या था, A था। इन्होंने अपना नया स्थिरांक दिया जो क्या है, संघटन आवृत्ति स्थिरांक मान सकते हैं आप इसे। ये बताएगा आपका संघटन आवृत्ति। अभी बताऊंगी संघटन आवृत्ति क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ZAB क्या है, आपकी संघटन आवृत्ति को बता रहा है। इतनी बात समझ आई। ये है आपका वेग स्थिरांक, ये है E - EA/RT। संघटन आवृत्ति होती है प्रति सेकंड में, लिख देती हूँ, प्रति सेकंड में अणुओं के मध्य हुई टक्कर।
यानी कि पर सेकंड कितने अणु टकरा रहे हैं, उनके बीच में जो टक्कर हो रही है वही है आपकी संघटन आवृत्ति, वही है आपकी संघटन आवृत्ति। संघटन आवृत्ति की डेफिनेशन भी यहाँ पे दिख रही होगी, क्या है, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड जो टक्कर हो रही है किसके मध्य, अणुओं के मध्य, वही क्या है, आपकी संघटन आवृत्ति है। फिर से देखिए, संघटन आवृत्ति क्या है, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं के मध्य प्रति सेकंड जो टक्कर हो रही है बच्चा, वही है आपकी संघटन आवृत्ति। क्लियर हुई? इस डेफिनेशन को आप अपने रिवीजन के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, अच्छे से आपको ये लर्न होगी। फोकस यहाँ नहीं, बातें नहीं, साइड नहीं देखना, सिर्फ फोकस ऑन द बोर्ड। ये बात समझ आई? प्रति सेकंड में जो अणुओं के मध्य टक्कर हो रही थी, कब, प्रति इकाई आयतन में, किसमें, प्रति इकाई आयतन में, वही है आपका ये ZAB। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है, क्या हर एक टक्कर प्रभावी होती है? सपोज कीजिए, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि क्या करते हैं लोग, अगर कोई किसी का दुश्मन है तो वो क्या करते हैं, गाड़ी से सीधा उड़वा देते हैं। क्या आपने ज़्यादातर देखा होगा जो हीरो है वो मरता तो नहीं है ना, हीरो मरता नहीं है, क्या हो जाता है, वो बच जाता है। क्या वो टक्कर प्रभावी होती है? नहीं। जब वो बच गया तो काहे की प्रभावी टक्कर? बिल्कुल प्रभावी टक्कर नहीं थी, वेस्ट हो गया, उनका जो प्लान था वो वेस्ट हो गया, फ्लॉप हो गया। तो टक्कर क्या होनी चाहिए आपकी, प्रभावी होनी चाहिए। टक्कर क्या होनी चाहिए, प्रभावी, यानी कि हर एक टक्कर प्रभावी नहीं होती है, हर एक हीरो आसानी से एक ही टक्कर में नहीं मरता। ठीक है, फिल्म में होता है उसी तरीके से यहाँ मेन अप्लाई होता है, मतलब हर एक टक्कर प्रभावी नहीं होती है। जटिल अणुओं में क्या होता है, कुछ टक्कर प्रभावी नहीं होते, उसका एग्जाम्पल हम अभी देखने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें जो OH है, क्या ये डायरेक्ट आ सकता है यहाँ पे? क्या ये यहाँ पे अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, ये टक्कर प्रभावी नहीं होगी। तो क्या करता है ये क्या करता है, ये पीछे से आके टकराता है। जब ये पीछे से आके टकराता है तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ से ये क्या करता है, फिर इस क्लोरीन को हटा देता है और यहाँ पे ये आके लग जाता है, ये क्या करता है, पीछे से आके इसने अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया, कार्बन ने क्या किया, क्लोरीन को यहाँ से हटा दिया, और इस तरीके से आपका क्या बनता है, कंपाउंड बन जाता है OH- और यहाँ पे बनेगा आपका H, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, या फिर बोल दीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन रहने दीजिए, OH बोल दीजिए, बात एक ही होगी। ऐसे बोल दीजिए या फिर आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। यानी कि जो हर एक टक्कर है वो प्रभावी नहीं होती है। हर एक टक्कर जब प्रभावी नहीं है तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? सिर्फ फॉर्मूला है प्रभावी टक्करों के लिए। फिर क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। जटिल अणुओं में यह मान्य नहीं है। जटिल अणुओं में क्या होते हैं, हर एक टक्कर प्रभावी नहीं होती, उनमें कुछ स्पेसिफिक टक्कर होती है, यानी कि कुछ तगड़ा प्लान बना के हीरो को मरवाना है, वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। यानी कि तगड़ा प्लान लगाना होता है वहाँ पे कि कैसे टक्कर करानी है, ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो संशोधन करके क्या किया गया, यहाँ पे ये यहाँ पे एक नया एक चीज़ जोड़ दी गई, जो कि क्या थी आपकी रो थी। ये है आपका प्रायिकता गुणांक त्रिविम कारक। इसलिए समीकरण में देखो, इसमें क्या किया गया, आपको रो यहाँ पे इसे जोड़ दिया गया। ये क्या है, आपका त्रिविम कारक है। क्या है, त्रिविम कारक है। इसके और भी नाम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी तुरंत की तुरंत लिखिए क्या है इसका नाम, मैं बताती हूँ। उसको लिख सकते हैं आप प्रायिकता गुणांक या फिर त्रिविम कारक। इस समीकरण में जोड़ दिया गया, यानी कि ये उसी पॉसिबिलिटी के लिए दिखाया जाएगा कि जिसमें जो टक्कर है वो प्रभावी होने वाली है। आई होप आपको रासायनिक अभिक्रियाओं का संगठन सिद्धांत समझ में आया है
और जो हमने ग्राफ देखा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र, वो भी आपको समझ में आया है। सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, यदि आप इनमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, जिन्हें आप जाके परचेज कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छे से कलरफुल थ्योरी लिखी गई है जो कि आपकी मदद करेगी एग्जाम टाइम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में। हम मिलते हैं इसको वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।